हे एवरीवन, मैं खुशी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर का आज न्यूज़ में क्या है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इस आज के न्यूज़ के निचोड़ में क्या है, उसको MCQ फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं फिर बिना समय को गवाए हुए देखते हैं कि आज की न्यूज़ का पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। तो पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, तो नेफ्रिथोमाइसिन। इसका नाम जो है नेफ्रिथोमाइसिन है। देखते हैं नेफ्रिथोमाइसिन के बारे में क्या है। तो नेफ्रिथोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है। पहली स्वदेशी है, ध्यान में रखना। इसे कौन किया है लॉन्च, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। यह एक एंटीबायोटिक दवा है और इसको विशेष रूप से सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया के इलाज के लिए डिज़ाइन किया। कौन से इलाज के लिए विशेष रूप से, तो निमोनिया के इलाज के लिए। तो क्या काम करता है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक दवाई जो है वो बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये बैक्टीरिया को मारती है या उनके प्रजनन को रोकती है। ये ऐसे काम करता है, ध्यान में रखना है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। पहला बुद्धिमत्ता डेटा बैंक किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा किया गया है। देखते हैं इसके बारे में क्या है कि AI अब भारत के दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक मुख्य तत्व बनता जा रहा है। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह ने AI की क्षमता पर जोर दिया और जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे मुद्दों को हल करते हुए विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है AI डेटा बैंक का, तो यह डेटा बैंक उपग्रह, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा के वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। ये ध्यान में रखना है। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो श्रीभूमि जिला, इसका नाम बदल गया है। ये करीमगंज जिला कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के करीमगंज जिले का नाम बदल करके श्रीभूमि जिला इसका नाम कर दिया गया है। देखते हैं इसके बारे में क्या है कि करीमगंज जिला का नाम अब हो जाएगा श्रीभूमि जिला और वहीं पे करीमगंज नगर का भी नाम हो जाएगा श्रीभूमि नगर। तो ये क्या है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, तो देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस क्षेत्र को श्रीभूमि यानी कि माँ लक्ष्मी की भूमि, श्रीभूमि का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है कि माँ लक्ष्मी की भूमि रूप में 100 साल पहले ही वर्णित किया था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये 100 साल पहले ही इस भूमि का नाम श्रीभूमि रखने के लिए मतलब उनके ये वर्णित कर चुके हैं, जो आज ये अमल हुआ है। तो असम सरकार ने इस उल्लेख को मान्यता दी है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो श्रीभूमि जिला हो जाएगा नाम। भारत और किस देश के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि BGT खेली जाती है। भारत और किस देश के बीच खेली जाती है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। कौन सा गेम, तो BGT यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। देखते हैं इसके बारे में क्या है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे पूछ देता है ना कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या है, तो ये क्या है, एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है, इसे ध्यान में रखना है। इसका नाम ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर, इन दोनों के नाम को संयुक्त करके रखा गया है। और इस टीम में दो टीम होता है। वर्तमान ट्रॉफी धारक कौन है, तो भारत, वर्तमान में भारत है। सर्वाधिक रन इसमें कौन लिया, तो सचिन तेंदुलकर और सर्वाधिक विकेट अनिल कुंबले। सबसे सफल टीम भारत, क्योंकि भारत 10 खिताब इसका जीत चुका है इसलिए सबसे सफल टीम है। और पहला संस्करण भी भारत में हुआ था 1996 और 97 में पहला संस्करण भारत में ही हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। तो ब्राज़ील ने किस देश को 2025 में आयोजित होने वाली G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है। अभी 24 में तो चल ही रहा है और अब 2025 के लिए किसको सौंपा गया, तो ये है साउथ अफ्रीका। और 24 में जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, 24 में तो ये ब्राज़ील में चल रहा है, ब्राज़ील में चल रहा अभी। और अगला 25 में कहाँ होगा, तो ये होगा साउथ अफ्रीका में होगा। तो इस हस्तांतरण में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लूला दी सिल्वा, थोड़ा नाम बड़ा है बट याद रखना है
ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित थे। इन दोनों लोग उपस्थित थे और इसी में हस्तांतरण हुआ है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए सम्मान की बात है कि G20 की अध्यक्षता जिम्मेदारी अगले वर्ष के लिए हमें सौंपी गई है। दक्षिण अफ्रीका में होगा। ब्राज़ील की सफल अध्यक्षता और विशेष रूप से G20 सामाजिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति लुला को बधाई दी गई है कि ये इसका ब्राज़ील में सफल अध्यक्षता हो गया। G20 अध्यक्षता का दृष्टिकोण क्या है? तो राष्ट्रपति रामाफोसा ने एकजुटता, समानता और स्थिरता थीम के तहत अपनी अध्यक्षता के लिए समावेशी दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। तो इसमें क्या है कि ये राष्ट्रपति रामाफोसा जो है, ये थीम कौन सा थीम था यहाँ पे? एकजुटता, समानता और स्थिरता थीम के साथ अध्यक्षता का समावेशी दृष्टिकोण को रेखांकित किया और वहाँ पे ये समापन हुआ। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फिर देखते हैं क्या है कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज करना। राष्ट्रपति ने इसे G20 के अगले 5 अध्यक्षताओं के लिए भी प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया है। ठीक है, तो ये सब वहाँ के लिए मुख्य उद्देश्य है। नवंबर 2024 में ICC द्वारा की गई रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 ऑलराउंडर कौन बना? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 ऑलराउंडर कौन बना है? तो ये बने हार्दिक पांड्या। कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या बने हैं। T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन। वेस्ट इंडीज़ और USA में हाल ही में संपन्न 9वें ICC पुरुष विश्व कप में हार्दिक ने 48 की औसत और 151 के स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाया और 11 विकेट भी हासिल किए। इसलिए क्या है कि इन्हें ये ऑलराउंडर वाला खिताब मिला। उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ था, जब उन्होंने 27 गेंदों पर नबाद 50 रन बनाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पुरुष और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को नियंत्रित करता है। इसमें 108 सदस्य देश होते हैं जो 2 श्रेणी में विभाजित होते हैं। पूर्ण सदस्य जो टेस्ट मैच खेल सकते हैं और एसोसिएट सदस्य जो टेस्ट मैच नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो एसोसिएट सदस्य होते हैं वो टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। अध्यक्ष के बारे में पूछ देता है कभी कभी कि ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के हैं। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो जियोफ एलार्डिस। ये ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस है। ये दोनों को ध्यान में रखना, ये अध्यक्ष और CEO। मुख्यालय भी पूछता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का संबंध किस खेल से है? भाई ये तो किसी भी वनडे एग्ज़ाम का वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब उन लोग का ये फेवरेट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से कि किसी भी ट्रॉफ़ी को मतलब ट्रॉफ़ी के रिलेट कर देना है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी एक भारतीय घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। चैंपियनशिप का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। यह BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है और रणजी ट्रॉफ़ी टीमों द्वारा खेला जाता है। कौन इसको आयोजित करता है? तो BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसको आयोजित करता है। चैंपियन का 2009 से 10 सीज़न इसका पहला संस्करण था। इसका पहला संस्करण कब था? कब पहली बार खेला गया था? 2009 से 10 में खेला गया था। तो आज हमारा न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था। तो आज हम लोगों ने जो न्यूज़ का निचोड़ था वो देख लिया। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन था हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो अगर आप लोगों को मेरा ये पहल अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। ओके, बाय बाय।